सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए आज के कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको ख़त्म करेंगे, अच्छे से समझेंगे, वो भी नोट्स के साथ में प्रॉपर स्टडी हम लोग कर रहे हैं जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है लवण सेतु। हालांकि इसके पहले हमने डेनियल सेल पढ़ा हुआ है, तो इसमें हमने लवण सेतु का क्या यूज है थोड़ा सा देखा था। आज इसको डिटेल में करने वाले हैं, तो देखिए ध्यान से। तो थोड़ा सा हम डेनियल सेल को यहाँ पे फिर से बनाएंगे ताकि आप लवण सेतु को एग्जैक्ट अच्छे से समझ सको और इसके क्या कार्य हैं वो भी आप अच्छे से समझ सको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, डेनियल सेल हमने पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम हेडिंग डालेंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं डेनियल सेल। तो यहाँ पे हमने लिख लिया डेनियल सेल। आज हम इस डेनियल सेल को थोड़ा अच्छे से समझेंगे ताकि हम डेनियल सेल के आधार पर लवण सेतु को भी समझ सकें। देखो, इसकी कार्यविधि वगैरह सब हम अच्छे से देख चुके हैं, बस हमें थोड़ा समझना बस है। देखो क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे लेकर चलेंगे कि यहाँ पे क्या होते हैं। डेनियल सेल के अंदर एक पात्र होता है, ठीक है। अब इसमें ये ऊपर से यहाँ पे खुला रहता है, इस तरीके से मान लो कि ये हमने खोल दिया। अब इसके अंदर हम कोई सॉल्यूशन ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया। पहले तो हम इसको थोड़ा सा आप बता देंगे। ये देखो, ये ऊपर से खोल दिया। अब इसके अंदर हम एक सॉल्यूशन ले लेते हैं। ये देखो, ये हमने इसके अंदर एक विलयन ले लिया। अब एक और पात्र इसके अंदर होता है, तो हमने इसी को सिलेक्ट किया, इसको कॉपी किया और एक पात्र और यहाँ पे हम ले लेते हैं। ये देखो, डेनियल सेल के अंदर दो पात्र होते हैं। इसे एक पात्र को हम अर्ध सेल कहते हैं, तो इसमें एक अर्ध सेल ये है और दूसरा अर्ध सेल ये। इतनी बात तो समझ में आती है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रोड होते हैं, तो हम इलेक्ट्रोड भी यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड हमने बना लिया, ये देखो ये इलेक्ट्रोड है। तो इसी तरीके से सेम बिल्कुल जैसा इलेक्ट्रोड ये है उतनी ही साइज का यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रोड ले लेते। ये हमने दूसरा इलेक्ट्रोड ले लिया। तो हमने कितने इलेक्ट्रोड ले लिए यहाँ पे? प्रॉपर 2 इलेक्ट्रोड हमने ले लिए। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ जाता। 2 इलेक्ट्रोड इसमें होते हैं। अब इसमें आप डिज़ाइन भी वगैरह भी बना सकते हो, जैसे इलेक्ट्रोड की होती है। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड के लिए अलग से डिज़ाइन बना, ये यहाँ पे भी बना देते हैं। ये हमने डिज़ाइन बना दी ताकि आपको अलग दिखे कि ये इलेक्ट्रोड। ये कहानी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाती है। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। देखो, पहले पात्र में जो हमने इलेक्ट्रोड लिया है, इसके अंदर जो छड़ होती है वो होती है जिंक की। जिंक की छड़ होती है। और ये जो विलयन होता है ये होता है जिंक सल्फेट का। किसका होता है? जिंक सल्फेट का। समझ में आया कि नहीं? दूसरे पात्र में कापर की छड़ होती है और ये जो सॉल्यूशन होता है ये कापर सल्फेट का। बताओ समझ में आया कि नहीं? आ गया, बिल्कुल सरल है। चलो, जिंक सल्फेट। अब देखो, जिंक की प्रवृत्ति क्या होती है उसको समझो। जिंक की प्रवृत्ति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग के Zn2+ आयन बनाता है। ये जिंक के अंदर गुण होता है। देखो, जिंक क्या करता है, जिंक अगर इसे कहीं भी सॉल्यूशन मिलता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर देता है? त्याग देता है और Zn2+ आयन बनाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। आपको पता होना चाहिए इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। बताओ समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल सर, पूरा आ गया। जिंक क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग के Zn2+ आयन, ये इसकी क्या होती है? प्रकृति। इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक की राड है, तो ये जिंक की राड से Zn2+ आयन निकलेंगे। कौन से आयन निकलेंगे? Zn2+। तो हम यहाँ पे बना देते हैं कि यहाँ पे Zn2+ आयन निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? Zn2+। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हो, 480 से 720 कर सकते हो, ठीक है, तो क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पे Zn2+ आयन बनेगा। फिर इसने अगली बार फिर इस मतलब ये Zn2+ एक बार नहीं बनेगा, ऐसा बनते जाएगा और इलेक्ट्रॉन बनते जाएंगे। एक बार जब ये Zn2+ देता है तो एक बार के Zn2+ आयन देने से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, फिर और देगा, तो फिर Zn2+ और दे दिया इसने विलयन के अंदर, और देगा Zn2+ आयन, ठीक है। तो Zn2+ आयन देगा
तो यहां से क्या होंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ये इस इलेक्ट्रोड में आ जाएंगे, और इलेक्ट्रोड में ही त्याग रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रोड से ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऊपर की ओर जाएंगे। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन त्यागता जा रहा है, Zn2+ आयन विलयन में देता जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता जा रहा है। तो अब इससे क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन को यदि रास्ता मिल जाए, कोई चालक तार लगा दे, तो ये इलेक्ट्रॉन उसमें से चले जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक रास्ता बना दिया। देखो क्या बना दिया हमने रास्ता, हालांकि ये चीज हम पहले डेनियल सेल में पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ा शॉर्ट में पढ़ रहे हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए और लबड़ सेतु भी समझ में आ जाए। ये हमने एक चालक तार लगा दिया, तो इसमें से चालक तार में से इलेक्ट्रॉनों को जगह मिल गई, तो चालक चालक तार में से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल चल के यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे थे, इस चालक तार के माध्यम से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, इस तरीके से। ये देखो ये आते जा रहे हैं ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। इस इलेक्ट्रोड में जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं वो इस इलेक्ट्रोड में आ गए, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड में। अब देखो ध्यान से, तो अभी आपको ये थोड़ा समझना है कि यहाँ पे ये क्या है, चालक तार। इसको हम क्या नाम देंगे, चालक तार। तो चालक तार में जब इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं तो करंट बन गई। करंट किस डायरेक्शन में बनेगी, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा ये है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, तो आई धारा ऐसे चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करंट फ्लो हो गई, तो हमने रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, अब देखो कॉपर सल्फेट की क्या स्टोरी है। कॉपर सल्फेट जैसे उसका सॉल्यूशन होता है, तो उस सॉल्यूशन के अंदर जब आप जाके देखोगे तो आपको 2 चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी 2 चीजें मिलेंगी, उस पर गौर करना जरा ध्यान से। ठीक है, कौन कौन सी 2 चीजें मिलेंगी, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। ये कॉपर सल्फेट के अंदर आपको मिलेगा, देखो Cu2+ मिलेगा पहली बात तो, और SO4 डबल माइनस मिलेगा। दोनों चीजें मिलेगी ना, Cu2+ और SO4 डबल माइनस। Cu2+ यानी कॉपर का जो आयन होता है Cu2+, उसकी प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। उसकी प्रकृति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। तो क्या होगा, कॉपर को, यदि कॉपर के आयन को अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन दिखते हैं तो वो उसके पास चला जाता है। तो कॉपर का जो है, ये कॉपर का जो आयन है, इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं ना, तो ये इस तरीके से यहाँ पे मूव हो जाएगा। ये देखो, यानी यहाँ पे आ जाएगा, और जब ये यहाँ पे आएगा तो किससे रिएक्शन करेगा बताओ, ये किससे रिएक्शन करेगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे, ये देखो मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करना चाहूंगा। अब देखो आपको समझ में आ रहा है ना कि कॉपर का जो 2+ इलेक्ट्रॉन है, इसकी प्रकृति क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगेगा, ग्रहण करने लगेगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। और जब ये ग्रहण कर रहा है तो क्या होगा, रिएक्शन में समझो, कॉपर 2+ जो आयन था उसको अगर ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा तो क्या बनाएगा बताओ। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो ये बनाएगा कॉपर। क्या बनाएगा, कॉपर धातु। वो भी कौन सी अवस्था में, सॉलिड स्टेट। कौन सी अवस्था में बनाएगा, सॉलिड। तो अभी क्या हुआ है कि ये कॉपर यहाँ पे गया, तो Cu2+ आयन जितने भी इस विलयन के अंदर होंगे, Cu2+ आयन जितने भी इस विलयन के अंदर होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों से रिएक्ट करते जाएंगे और Cu2+ आयन खत्म होते जाएंगे इस विलयन के अंदर। जितने भी कॉपर के लाखों Cu2+ आयन, तो वो जाएंगे कहाँ, इस इलेक्ट्रोड की तरफ। क्यों जाएंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है, वहां से ये इलेक्ट्रॉन लेकर अपचेत हो जाएंगे, कॉपर धातु बना लेंगे, और विलयन के अंदर केवल कौन रह जाएगा, विलयन के अंदर रह जाएगा केवल, विलयन के अंदर रह जाएगा केवल SO4-। कौन रह जाएगा बताओ, SO4। वेरी गुड, ऐसा ही समझना होता है, बहुत सरल है। विलयन के अंदर कौन रह जाएगा, SO4 डबल माइनस, SO4 डबल माइनस, SO4 डबल माइनस। तो इस तरीके से करंट बहती है। लेकिन हम जब देखते हैं कि कुछ टाइम बाद ये जो धारा है ये प्रवाहित होना बंद हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि लगातार यहाँ पर Zn2+ आयन, लगातार Zn2+ आयन जो है यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिंक की प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग के Zn2+ आयन बनाना।
तो लगातार जब Zn2+ आयन Zn2+ आयन यहाँ पे भर जाएंगे, बार बार त्याग रहा है जिंक, तो यहाँ पे भर जाएंगे, जब ध्यान से समझना, तो चारों ओर Zn2+ आयन की क्या हो जाएगी, भरमार हो जाएगी। तो अगली बार जब जिंक अपने इलेक्ट्रॉन त्याग के जिंक आयन देना चाहेगा, तो ये सारे जिंक उसका विरोध करेंगे, क्या बोलेंगे, अब अभी मत आओ यहाँ पे जगह नहीं है, ऐसा बोलेंगे कि नहीं। तो ये Zn2+ आयन आने वाले 2+ आयन को प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे ना। तो ये Zn2+ आयन ये सारे मिलकर नए Zn2+ आयन को आने नहीं देंगे। और जब Zn2+ आएगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से बनेंगे, नहीं बनेगा ना इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रवाहित नहीं होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रवाहित नहीं होंगे तो धारा नहीं बनेगी, इसलिए करंट थोड़ी देर बाद रुक जाती है। लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं है, हम क्या चाहते हैं कि वो करंट बनती रहे। तो क्या करना होगा, इसके लिए हम एक कांच की यू आकार की नली की कल्पना करते हैं। देखो क्या चीज है वो, उसको समझेंगे, अच्छे से ध्यान से समझते जाना। तो अभी देखो क्या होगा, अच्छे से समझना, ठीक है। ये चीज तो आपको समझ में आ रही है, मैं थोड़ा सा इसको मैनुअल पर कर देता हूँ। ओके चलिए, अब देखो क्या होगा। इतनी चीज हो गई। अभी इसका अपोजिट अगर आप, दूसरी थ्योरी ये कहती है कि धारा क्यों रुक जाती है, उसका एक और रीजन है कि यहाँ पे SO4 डबल माइनस की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये पूरा जो SO4 है ये इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इस तरीके से आप कुल मिला के आप ये बोल दो कि धारा रुक जाती है। जब धारा रुकती है तो हम यहाँ पे एक लवण सेतु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण सेतु। इसका क्या काम है उसको समझो। लवण सेतु एक यू आकार की नली होती है, ऐसे समझो कि ये क्या है, एक यू आकार की नली। इस तरीके से, ठीक है, ये यू बन गया ना। देखो उल्टा यू आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से एक नली होती है जिसके अंदर एगर एगर पाउडर भरा रहता है। क्या भरा रहता है, एगर एगर पाउडर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये एगर एगर पाउडर क्या कहलाता है। तो ये आटे जैसा पाउडर होता है जिसके अंदर जिलेटिन मिक्स होती है। जिलेटिन एक जेल मिक्स होता है यहाँ पे, तो वो अर्ध ठोस रूप में आ जाता है, मतलब पेस्ट का रूप बना लेता है। कैसा रूप बना लेता है, पेस्ट। और इसमें हम इस तरीके का एक विलयन लेते हैं, इस तरीके का एक पदार्थ लेते हैं ताकि वो इन लोगों से रिएक्ट ना करे। तो देखो उसे अक्रिय बोलेंगे, जैसे कि KCl एक पदार्थ है जो हम इसमें यूज करेंगे। तो KCl हम पदार्थ यूज करने से क्या होगा, देखो अर्ध ठोस रूप में पोटेशियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम नाइट्राइड का यूज कर सकते हैं। तो इनसे क्या होगा, इस रिएक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सेल में रिएक्शन करता रहेगा। अभी और डिटेल में समझा दे रहा है कि कैसे, थोड़ा भी समझो। तो इसमें आटे जैसा एक पाउडर भरा होता है इस तरीके से। तो ये कांच की एक यू आकार की नली होती है जो लवण सेतु है, इसे हम साल्ट ब्रिज भी कहते हैं, साल्ट ब्रिज। अब इसके अंदर क्या होता है, कांच की यू आकार की नली होती है जिसमें एगर एगर पाउडर होता है जो आटे जैसा होता है, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, जिसमें जिलेटिन मिक्स होती है जिससे पेस्ट बन जाता है। इसमें KCl अर्ध ठोस रूप में, अर्ध ठोस का मतलब पेस्ट के रूप में भरा होता है। तो इसमें इसके अंदर अगर आप KCl रख दोगे, देखो KCl में मान लो यहाँ पे रख देता हूँ इस तरीके से, ये देखो KCl। तो KCl के अंदर दो प्रकार के आयन बनेंगे। एक बनेगा, KCl के अंदर दो प्रकार के आयन बनेंगे, देखो कौन कौन से बनेंगे। एक बनेगा K+, दूसरा बनेगा Cl-। इसी तरीके से होगा कि नहीं, KCl के अंदर दो प्रकार के आयन बनेंगे, एक बनेगा K+, दूसरा बनेगा Cl-। आया समझ में कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा कि अभी मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा, थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है ना। ओके, ये देखो मैं आयन समझा रहा था, ये देखो अभी सब सही रहेगा। तो अभी K+ और Cl- दो प्रकार के आयन बनेंगे, K+ और Cl-। चलिए, तो इसको उठा के
हम यहाँ पे रख देते हैं तो क्या इफेक्ट होगा उसको समझना बड़े ध्यान से, देखना क्या होगा। इसको उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, ये देखो, ये कांच की हमने यू आकार की नली यहाँ पे रख दी, ठीक है, ये नली लगा दी। ये लवण सेतु, इससे क्या हो सकता है, जो रुकी हुई करंट है वो दोबारा से प्रवाहित होगी। देखो कैसे होगी, ये पूरा विलयन के अंदर प्लस प्लस भरे हुए हैं, भरे हुए हैं कि नहीं, अब ध्यान से समझना। ये जो विलयन है इसके अंदर क्या भरे हुए हैं बताओ, प्लस प्लस भरे हुए हैं, भरे हुए हैं कि नहीं, भरे हुए हैं कि नहीं भरे हुए, बताओ। बिल्कुल भरे हुए, ये देखो प्लस प्लस भरे हुए हैं। तो इस प्लस को कम करेंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन और प्लस आएंगे तो और इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ये समझो। तो इस प्लस को कौन कम करेगा, यहां से जो Cl माइनस है, जो Cl माइनस है ये इधर से इस तरीके से मूव हो जाएगा। क्या होगा, यहां से Cl माइनस, लाखों Cl माइनस इस तरीके से चलेंगे आगे की तरफ, इस तरफ देखो, ये Cl माइनस जाएंगे तो एक Cl माइनस गया, फिर एक और Cl माइनस, यहाँ पे एक और Cl माइनस, मतलब KCl तो ढेर सारे हैं, तो KCl तो ढेर सारी हैं तो उसके अंदर Cl माइनस भी ढेर सारे होंगे। तो इस तरीके से Cl माइनस, दो Cl माइनस जाएंगे किसके पास, जिंक प्लस के साथ, जिंक प्लस के साथ जाएंगे दो Cl माइनस। तो आपस में दो प्लस से दो माइनस कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये Cl2 है, दो माइनस है, मतलब एक Cl के पास एक माइनस, दो Cl के पास दो माइनस, तो ये कितने Cl2 होंगे। तो इससे क्या बनेगा, ZnCl2। और ZnCl2 से क्या होगा कि ये जो है Zn खत्म हो जाएगा और ZnCl2 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे K प्लस है, ये K प्लस यहाँ जाएगा तो ये SO4 जो है इसकी नेगेटिव चार्ज को ये खत्म करेगा, मतलब ये खत्म भी करता जाएगा, इलेक्ट्रॉन बनते भी जाएंगे। और इससे ये देखो, ये ZnCl2 जो है ये वापस से सॉल्यूशन के अंदर Zn डबल प्लस बनाएगा तो Cl डबल माइनस भी बनेगा, तो बैलेंस भी बना रहेगा। तो देखो इसने क्रिया तो की है लेकिन वापस से आयन फिर से इसके दे दिए। अगर इसकी जगह पर हम सिल्वर का यूज करते तो सिल्वर क्या होता है, सिल्वर अगर क्लोरीन से रिएक्ट करता तो AgCl बना लेता, क्या बना लेता, AgCl। और AgCl क्या है, एक सफेद अवक्षेप के रूप में AgCl बनता, क्या बनता, AgCl। और AgCl जो है क्या है, सिल्वर क्लोराइड, ये सफेद अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता, तो ये आयन नहीं देने वाला था, तो आयन क्या हो जाते, गायब हो जाते। इसलिए हम इस तरीके का यूज करते हैं, जैसे KCl हो गया, KNO3 हो गया, ताकि वो अगर रिएक्ट भी कर जाए तो वापस से आयन दे सके, वापस से क्या दे सके, आयन दे सके। चलिए इस चीज को समझ में आता है, तो इसलिए लवण सेतु का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे लवण सेतु ने क्या किया, दोनों विलयनों के मध्य में, दोनों विलयनों के मध्य, पहली बात तो आयनों का इधर अभिगमन, यहाँ पे माइनस गया और यहाँ पे ये क्या चला गया, ये प्लस यहाँ पे चला गया, तो आयनों का अभिगमन हो रहा है। तो लवण सेतु का सबसे अच्छा उपयोग क्या है, आयनों का अभिगमन करवा के पूरा सर्किट इसने कंप्लीट किया है। किसने किया पूरा सर्किट कंप्लीट, बताओ, लवण सेतु ने। तो लवण सेतु है क्या, लवण सेतु एक कांच की यू आकार की नली होती है। लवण सेतु क्या है, कांच की एक यू आकार की नली होती है जिसके अंदर एगर एगर पाउडर जिलेटिन युक्त होता है, जिसमें KCl अर्ध ठोस रूप में भरा होता है। बताओ याद करना है क्या, पूरा याद ही हो गया है ना, बताओ क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पूरा याद ही होता जा रहा है कि जिसमें जिलेटिन और एगर एगर युक्त पाउडर, एगर एगर वाला पाउडर, उसमें जिलेटिन मिक्स रहती है और KCl उसमें अर्ध ठोस रूप में भरा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से कांच की लवण सेतु क्या है, देखो सबसे पहला जो चीज है उसको समझो। यहाँ पे नोट्स आपके सामने है और आई थिंक आपको क्लियर भी दिख रहे होंगे, तो मैं साइज थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ या फिर थोड़ा सा जूम इस तरीके से कर देता हूँ। अब देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं, ओके। चलिए अब आप देखोगे यहाँ पे आपको नोट्स दिख रहे हैं कि नहीं, क्लियर। चलिए अब देखो यहाँ पे लवण सेतु को हम इंग्लिश में कहते हैं साल्ट ब्रिज, ठीक है। अब साल्ट ब्रिज का काम क्या है, विद्युत रासायनिक सेल में आयनों के अभिगमन हेतु, देखो लिखा है कि नहीं, आयनों के अभिगमन हेतु, मतलब K प्लस इधर आया, Cl माइनस उधर गया, तो आयनों का क्या हो गया, अभिगमन हो गया। इतना तो आपको समझ में आता है।
कांच की यू आकार की नली का प्रयोग किया जाता है। इसमें KCl और KNO3, देखो आ गया कि नहीं, KCl और KNO3 दोनों कैसे होते हैं, अक्रिय, किताबों में लिखा रहता है अक्रिय, और मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि क्रिया भी कर लेते हैं तो वो आयन फिर से दे देते, जैसे कि ZnCl2 फिर से मिल गया हमें, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि वो अक्रिय ही रहा, एक प्रकार से बैलेंस का बैलेंस बन गया और अक्रिय भी रहा। ठीक है। जिलेटिन या एगर एगर युक्त अर्धठोस पेस्ट भरा रहता है, आप जिलेटिन लिख सकते हैं या एगर एगर युक्त अर्धठोस पेस्ट भरा, अर्धठोस मतलब वो ही पेस्ट के रूप में जो होता है उसी को आप लिख सकते हैं। इस नली को क्या बोलते हैं, लवण सेतु, एक सेतु का कार्य किया है। और KCl क्या है, एक लवण है, KCl क्या है, एक लवण है, जिसके पीछे Cl लगा रहता है उसे हम लवण कहते हैं। तो लवण का एक ब्रिज बन गया दोनों अर्धसेलों को कनेक्ट करने के लिए, दोनों अर्धसेलों को कनेक्ट किया है ना, इसलिए उसको बोलते हैं लवण से। तो इसका कार्य क्या है, दोनों अर्धसेलों में विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, दोनों अर्धसेलों में क्या किया है, विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। इसको समझो कि ये क्या है, ये दोनों अर्धसेल आपके सामने है कि नहीं, दोनों अर्धसेल, ये भी क्या है, एक अर्धसेल है, ये एक अर्धसेल है, अर्ध सेल, और ये भी क्या है, एक अर्ध सेल। दोनों अर्ध सेलों में ये पॉजिटिव था, एकदम भयंकर सा पॉजिटिव हो गया था, कुछ देर बाद इसलिए धारा बंद हो गई थी, ये भयंकर सा नेगेटिव हो गया था, लेकिन लवण सेतु लगाया तो इसको डिस्चार्ज करने लगा, उदासीनता बनाने, इसमें भी उदासीनता बनाई इसने, ये भयंकर नेगेटिव था तो नेगेटिव को कम किया ताकि उदासीन हो सके, डिस्चार्जिंग प्रोसेस की इसने, इसको कम किया, इसको कम किया ताकि दोनों उदासीन होने लगे, तो ये विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। दूसरा क्या है, सर्किट कंप्लीट कर दिया इसने, यहाँ से सर्किट कंप्लीट नहीं था, आयन इधर गए, आयन इधर गए, तो इससे क्या हुआ, करंट फ्लो होने लगी, तो लवण सेतु ने एक प्रकार से परिपथ को पूर्ण किया है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, यह इलेक्ट्रॉन प्रवाह के द्वारा परिपथ को पूर्ण करता है। इस तरीके से इसके दो कार्य परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अभी हम लोग इसका चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि नोट्स में ही है, और वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन कैसे किया जाता है। तो अभी हमने वोल्टेज सेल पढ़ा हुआ है जिसके अंदर हमने डेनियल सेल को समझा, तो आपको ये तो अच्छे से पता होगा कि वोल्टेज सेल का ही एग्जाम्पल क्या है, डेनियल सेल। तो सबसे पहले तो आपको ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो वोल्टेज सेल होता है, कौन सा सेल होता है, वोल्टेज सेल, इसी को हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं, इसी को सब मतलब कि वोल्टेज सेल, गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल, ये तीनों नाम एक ही है। इसका एक काफी फेमस एग्जाम्पल है डेनियल सेल, डेनियल सेल, इसे हम जिंक कॉपर सेल भी कहते हैं। कौन सा सेल, जिंक कॉपर सेल। तो इसको हमने समझा है अच्छे से, और इसी के अंदर हमने लवण सेतु क्या है इसको अच्छे से समझा, और लवण सेतु के कौन कौन से कार्य होते हैं इसको अच्छे से समझा। तो आज हम सीखने वाले हैं कि वोल्टेज सेल का प्रदर्शन कैसे करते हैं, यानी कि डेनियल सेल के अंदर हम समझ लेंगे कि डेनियल सेल का प्रदर्शन कैसे किया जाएगा। तो जैसा डेनियल सेल में प्रदर्शन होगा वैसे सारे सेलों में होगा, जैसे कि निकिल, सिल्वर सेल, है ना, क्रोमियम, लेड सेल, इस तरीके के जितने भी सेल हैं सब में होगा उसी तरीके का प्रदर्शन। तो चलिए हम डेनियल सेल का चित्र बनाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद उसका प्रदर्शन करना आपको सिखाएंगे। एक बार सीख लोगे फिर पूरा नोट्स का आंसर तो याद हो जाएगा, फिर कोई भी सेल हो उसका आप प्रदर्शन बड़े ही आसानी से कर पाओगे। तो चलिए इसको सबसे पहले तो हम सेलेक्ट करते हैं और इसकी साइज छोटी करके साइड में लगा देंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं अगर करना हो काम का लगे तो, बाकी हम अभी जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले बता दे रहे हैं। देखो डेनियल सेल बनाते कैसे हैं वो तो आपको अच्छे से पता है कि इसमें दो पात्र रखते हैं, एक ये पात्र रखते हैं, ठीक है, और इसी के इसको ऊपर से खुला रखते हैं ताकि हम इलेक्ट्रोड को दिखा सकें। ये देखिए हमने ऊपर से खुला रख दिया है, और सेम एक और ऐसा ही पात्र रख देते हैं यहाँ पे,
तो इस तरीके से हमने एक पात्र और रख दिया। देखो इस तरीके से, देखो ये स्मार्ट बोर्ड का फायदा है कि इसमें आप कॉपी कर सकते हो, तो आपका टाइम भी बच जाता है, चित्र भी जल्दी से बन जाता है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन कोई भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन को बनाया। यहाँ पे ये देखो मैंने 3 रो बना दी है, 4 बना लेते हैं। ये सॉल्यूशन ऐसे ही हम लोग केमिस्ट्री के अंदर बनाएंगे, आप भी कॉपी पेन पर ऐसे ही बनाओगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे उठा के रखेंगे। ये विलियन हम लोग भर रहे हैं, इसकी थोड़ी साइज बढ़ा देंगे कि इतने में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने विलियन भर लिया है और इसकी कॉपी करके यहाँ पे भी भर लिया। ये देखो ये हमने सॉल्यूशन को यहाँ पे भर लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सेम सॉल्यूशन यहाँ पे भी भर लेते हैं, ऐसे ही करके, मतलब विलियन तो ये अलग है, ये दूसरा विलियन होगा इस तरीके से, लेकिन चित्र हम बना लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, जल्दी, आपका टाइम भी बचेगा। अब इसके अंदर हमें 2 इलेक्ट्रोड लेने हैं, तो हम इलेक्ट्रोड को अभी ले ही लेते हैं। तो इलेक्ट्रोड का हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो पढ़ने में। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा लेते हैं, ये देखो एक इलेक्ट्रोड हमने लगा लिया। और बिल्कुल वैसा ही एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे भी हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने सेम वैसा ही एक इलेक्ट्रोड लगा लिया। ये देखो हमने 2 इलेक्ट्रोड, बीच में जगह छोड़नी है लवण सेतु क्योंकि बनाना होता है। तो ये हमने पहले तो 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। आपको क्लियर दिख रहे हैं कि नहीं? मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जूम कर देता हूँ, अब तो आपको क्लियर दिख ही रहे होंगे। 2 इलेक्ट्रोड हमने बना लिए। अब इसमें हम एक तार लगा देंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है आसानी से प्रवाहित हो सके। यहाँ पे हमने तार लगा दिया और यहाँ से हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी बल्ब वगैरह लगा के इसको जनरेट कर सकते हैं। ये डैनियल सेल का बेसिकली चित्र है जो हम बनाते हैं। अब इसके अंदर हम एक लवण सेतु बनाएंगे। लवण सेतु बड़े ही आसानी से बनाएंगे। देखो ध्यान से किस तरीके से लवण सेतु बना रहा हूं मैं, और आपको भी यही करना है, ठीक है। यहाँ पे हम 2 कट लगा देंगे, एक ये और एक यहाँ पे ये, और यहाँ पे हम 2 लाइंस खींचेंगे इस तरीके से। ये देखो एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये रबड़ सेतु बनाने का एक तरीका है, ठीक है, जो कि मैं अक्सर बना देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे भी हम आ, ये देखिएगा यहाँ पे, और यू आकार की एक नली है। तो हम इस तरीके से प्राय बना सकते हैं, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये देखिए ये यू आकार की कांच की एक नली होती है जिसमें एगर एगर पाउडर भरा रहता है, या जिलेटिन भी आप भर सकते हो। साथ में इसमें केसीएल अर्ध ठोस रूप में भरा होता है, और इसको उठा के यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने सेट कर दिया। ये देखो ये लवण सेतु। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मैंने आपको बताया ना कि केसीएल अर्ध ठोस रूप में भरा होता है, केसीएल ये अर्ध ठोस रूप में। अब इसके अंदर आप चाहो तो इलेक्ट्रोड के अंदर कुछ डिजाइन्स वगैरह भी आप बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। और नहीं बनाना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे नामांकन करना चाहूँगा। नामांकन कैसे करते हैं, जैसे ये है जिंक की छड़, इसकी छड़ है ये जिंक की, ठीक है। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो है जिंक सल्फेट का। समझ में आया कि नहीं कि किसका सॉल्यूशन है? जिंक सल्फेट का। ये जो छड़ है ये है कॉपर की। पूरा डेनियल सेल मैं समझा चुका हूँ उसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में, तो आपको तो अच्छे समझ में आ ही गया होगा। और ये है कॉपर सल्फेट, ऐसा रहता है डेनियल सेल। अब इसको अलग से समझा नहीं रहा हूँ, केवल हम लोग इसका प्रदर्शन सीख रहे हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं तो करंट ऐसे बहती है, आई धारा। और ये है लवण सेतु, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं अभी अभी, लवण सेतु, ठीक है। इसके अंदर आयंस चलते, ये देखो आयंस चलते। अब इसको थोड़ा और अच्छे से डिटेलिंग में समझते हैं, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और चित्र को थोड़ा ऊपर खिसका देंगे। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चित्र की साइज भी थोड़ी हम छोटी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? ओके। अब देखो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है।
सबसे पहले तो ये समझो कि ये एक पहला वाला डिब्बा जो आपको दिख रहा है इसे हम अर्ध सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध सेल। अर्ध सेल पहले वाला अर्ध सेल। और ये जो दूसरा डिब्बा दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं दूसरा अर्ध सेल। ये भी एक अर्ध सेल ही है अपने आप में, इसे बोलते हैं अर्ध सेल। ये तो आपको क्लियर हो गया। चलिए, अब दोनों अर्ध सेलों को जब हम मिला देते हैं, दोनों अर्ध सेलों को जब हम मिलाते हैं, दोनों अर्ध सेलों को यहां से इन दोनों को मिला देते, तो ये पूरा बनता है सेल। क्या बनता है? सेल। तो सेल। अब इस चीज को समझो कि ये अर्ध सेल है, प्रथम अर्ध सेल, ये द्वितीय अर्ध सेल है, और टोटल मिला के बनता है सेल। और इसी सेल का प्रदर्शन हमें सीखना है, तो हमें पहले देखना होगा कि इस अर्ध सेल में कौन सी रिएक्शन हो रही है और इस अर्ध सेल में कौन सी रिएक्शन हो रही है। देखो ध्यान से, एक हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी हम सेल बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड तरफ, ये लेफ्ट हैंड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड तरफ हमेशा हमें ऑक्सीकरण वाला इलेक्ट्रोड लेना है। और ये हर किताब में इसी तरीके से लिखा रहता है, आप ये कह सकते हो कि ऐसा चलता ही आ रहा है। तो हमेशा लेफ्ट में ऑक्सीकरण वाला इलेक्ट्रोड ही हमने लिया है। तो हम सभी जानते हैं कि इस अर्ध सेल के अंदर क्या हो रहा है। इस अर्ध सेल के अंदर आपको अच्छे से पता है कि जो जिंक की छड़ है, जो जिंक की छड़ है, जिंक है, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया है? त्याग दिया है। और 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के बाद Zn2+ आयन बनाया है। तो Zn2+ आयन जो बने हुए हैं वो कैसे बने हुए हैं? जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ये जिंक की प्रकृति होती है। ये क्या होती है? जिंक की प्रकृति। इस प्रकृति को बोलते हैं ऑक्सीकरण। इस प्रकृति को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। आया समझ में? बिल्कुल सर, ये तो सरल है, समझ में आ रहा है। प्रदर्शन अगर एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है तो आप उसको आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ऑक्सीकरण हुआ है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो जिंक है, क्या है? जो जिंक है, जिंक से क्या बना? Zn2+। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ये एक अर्ध सेल का प्रदर्शन है कि जिंक को हम कैसे लिख सकते हैं? Zn+। कभी भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कभी भी फंसोगे नहीं यदि प्रदर्शन आप देख लोगे हो, क्योंकि कभी भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आएंगे, जो एनसीईआरटी के संख्यात्मक प्रश्न है, वो जब भी आपको आएंगे तो उसमें आपको प्रदर्शन तो बनना ही चाहिए, क्योंकि प्रदर्शन देख के ही आप बता दोगे। जैसे मान लो इतना सब नहीं दिया गया, आपसे पूछा गया, आपको केवल यही चीज यहाँ पे दी गई, यही चीज जो है यहाँ पे दी गई है क्वेश्चन में, ध्यान से समझो, यही चीज क्वेश्चन में दी गई है। इसी चीज को अकेला देख के आप बता सकते हो कि इसमें ऑक्सीकरण हुआ है या अपचयन हुआ है। कैसे बता सकते हो? यदि आयन की संख्या बढ़ती है, यहाँ पे 0 आयन थे, यहाँ पे कितने हुए? यहाँ पे 0 आयन है और यहाँ पे कितने हो गए? डबल प्लस। मतलब आयन बढ़े, आयन जब भी बढ़े आपको दिखे, उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। और आयन यदि घटते हुए देखें तो उसे बोलते हैं अपचयन। और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा धीरज रखिएगा। तो ये आधा अर्ध सेल का हमने प्रदर्शन कर दिया। इस चीज को आपको अच्छे से समझ में आ गया ना? अब देखो क्या है, आगे देखते हैं। अब इस वाले का अपन को प्रदर्शन करना है, तो इसकी थोड़ी सी साइज हम छोटी कर लेते हैं। देखो क्या है, ये इस सेल का प्रदर्शन इस तरीके से होता है। आपको क्लियर दिख रहा होगा ना? ओके। अब इस वाले का प्रदर्शन करते हैं, तो बीच में हम एक लाइन खींच लेते हैं और इससे क्या होगा कि डिफरेंस पता रहेगा। ये हमने लाइन खींच ली, ठीक है। अब इस सेल का हम प्रदर्शन करना सीखते हैं। देखो कैसे, इस सेल के अंदर क्या हो रहा है, तो आपको अच्छे से पता है कि इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन था, तो इसमें Cu2+ आयन इसमें उपस्थित थे, और Cu2+ आयन इस इलेक्ट्रोड पर जो ये वाले त्यागे गए इलेक्ट्रॉन आए थे ना, ये इसने ले लिए थे। तो देखो क्या हो रहा है कि जो कॉपर प्लस था ना, डबल प्लस, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, और इससे ये क्या बना रहा है?
कॉपर सॉलिड अवस्था में। पहले कैसा था, AQ यानी इक्वस यानी पानी के विलयन में, यानी विलयन में आयन दे रहा है पानी के विलयन में। इसी तरीके से ये भी कैसा था पहले, सॉलिड, अब कैसा हो गया, इक्वस। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। अब इसका प्रदर्शन कैसे करोगे, ये तो अभिक्रिया है, और इस अभिक्रिया को जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हो, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। ठीक है, क्लियर हुआ ना, बहुत ही बढ़िया। अब अपचयन तो इसको बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका प्रदर्शन कैसे करोगे, तो प्रदर्शन आप इस तरीके से करोगे कि पहले था कॉपर डबल प्लस, उसके बाद बना क्या, कॉपर। पहले था कॉपर डबल प्लस, उसके बाद बना क्या, कॉपर। तो इस अर्ध सेल का प्रदर्शन हमने इस तरीके से किया, इसका इस तरीके से किया। अब इस चीज को गौर से देखो, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से बना के दिखाएंगे। ये इसमें ये नहीं बोला जाएगा अभी आपको न्यूमेरिकल में कि अपचयन हो रहा है कि ऑक्सीकरण, आपको ऐसा बना के दे दिया जाएगा। तो आप पहचानोगे कैसे, मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। देखो, दोनों चीजों को यहाँ पे उठा के लेकर आते हैं, ये भी हम उठा के लेकर आते हैं, ये बना रहेगा एग्जाम में और ये भी बना रहेगा एग्जाम। देखो, इसको देख के आप बता पाओगे कि, और इसको भी देखते, देखो इसमें क्या हो रहा है, आयंस बढ़ रहे हैं, 0 से डबल प्लस हुए, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहां से देखो आयंस घटे हैं, 2 प्लस से 0 हो गया, ये हो गया रिडक्शन। समझ में आया कि नहीं, यानी अपचयन। इतनी सिंपल चीज है। मतलब प्रदर्शन जरूरी क्यों है, क्योंकि प्रदर्शन यदि आप समझ जाते हो तो आप सीधा देख के बताओगे यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है क्योंकि यहाँ पे आयन 0 से बढ़े हैं, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे अपचयन हुआ है क्योंकि यहाँ प्लस से 0 हुए। इस चीज के लिए हम प्रदर्शन पढ़ते हैं। तो ये तो अर्ध सेलों का प्रदर्शन हो गया। अब पूरे सेल का प्रदर्शन हम कैसे करते हैं उसको भी अच्छे से समझते हैं। तो हमने क्या किया, पूरे सेल का प्रदर्शन समझने के लिए इसकी साइज को छोटा कर दिया। अब पूरे सेल का प्रदर्शन हम यहाँ पे देखेंगे। पूरे सेल का प्रदर्शन देखना आप ध्यान से, ठीक है, पूरे सेल का प्रदर्शन कैसे किया जाता है। ओके, अच्छे से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, पूरे सेल का प्रदर्शन सीख रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, पूरे सेल का प्रदर्शन ध्यान से देखना। पहले हम ये वाली रिएक्शन लिखेंगे, क्या थी, Zn। Zn ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन त्याग के Zn 2+ बनाया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, त्याग दिए। दूसरी रिएक्शन क्या थी, कॉपर 2+ थे, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया तो कॉपर प्लस आ गया, और इस तरीके से कॉपर धातु आ गई और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सॉलिड स्टेट। अब इसके नीचे हम एक सीधी लाइन खींचते हैं, ये वाली। अब इसके नीचे लिखते हैं सेल अभिक्रिया। इसके नीचे क्या लिखते हैं, सेल अभिक्रिया। हमने इस तरीके से लाइन खींची, अब इसके नीचे लिखेंगे सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया, पूरे सेल की अभिक्रिया पहले लिखना चाहिए, उसके बाद ही तो उसका प्रदर्शन होगा। बिना अभिक्रिया के प्रदर्शन नहीं हो सकता। तो सेल अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन बस छोड़ देना है। किसको छोड़ना है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना है, बाकी सब लिखना है। इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हुए बाकी सब लिखना है, छोड़ते हुए। तो चलिए इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ कट गए, कुछ नहीं बचा, क्या बचा, Zn। यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, Z सेल अभिक्रिया क्या बनेगी, जिंक, इस तरफ वाला पहले लिख लो, जिंक, और प्लस में क्या रहेगा, Cu2 डबल प्लस। ये समझ में आया, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ओके, इसके बाद तीर का चिन्ह, इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हुए लिखना है, तो Zn डबल प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस कॉपर सॉलिड अवस्था। ये देखो, ये ठोस अवस्था में है, ये AQ अवस्था में है, मतलब एक्वस अवस्था में है। ये देखो, ये ठोस अवस्था में है, सॉरी ये AQ में है, यहाँ पे हम लिखेंगे AQ, और ये कैसा है, सॉलिड स्टेट। अब इसका प्रदर्शन कैसे किया जाता है, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रदर्शन।
देखो प्रदर्शन में आपको एक चीज याद रखनी है कि सबसे पहले जिंक है, जिंक जिंक एक तरफ लिखो, जिंक से क्या बना Zn2+, जिंक एक सीधा आबलेख टाइप एक डंडा बना देना इस तरीके से ऊपर Zn2+। फिर दूसरे तत्वों को लिखो तो बीच में एक खड़ी पाई, इसे लवण सेतु भी कहते हैं, ये लवण सेतु का संकेत है। और जेड, अब देखो कॉपर डबल प्लस से क्या बना है कॉपर, तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉपर डबल प्लस और इससे बना है कॉपर। यही सेल का प्रदर्शन। इस तरीके से हम सेल का प्रदर्शन करते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई मेटल है तो मेटल का एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। जैसे ये तो हमने मेटल के एग्जाम्पल जिंक और कॉपर ली है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण वाला रिएक्शन कैसे लिखोगे, जैसे मान लो इस सेल के अंदर कोई मेटल यानी एम, तो आप इस तरीके से लिखोगे कि एम जो है धातु है उसने सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो एम डबल प्लस बना लिया। राइटिंग तो समझ में आ रही है ना, एम डबल प्लस बना लिया और उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, त्याग दिए। यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीकरण, आप इससे भी समझ सकते हो, यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीकरण। और उसी जगह पर कोई दूसरा मान लो एक्स, मान लो उसको एक्स कोई दूसरा धातु है और उसने क्या किए, वो उस पे डबल प्लस पहले से थे, जैसे कॉपर पे डबल प्लस थे और उसने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया तो क्या बना, एक्स अकेला बन गया। इसे बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं इसे, अपचयन। इस चीज को समझो। अब दोनों को यदि जोड़ दोगे तो क्या बनेगी सेल अभिक्रिया, इस तरफ वाला पूरा लिख लो, एम प्लस एक्स डबल प्लस तीर का चिन्ह, यहाँ पे क्या बनेगी एम डबल प्लस और फिर प्लस में क्या बनेगी एक्स। ये सेल रिएक्शन बन जाएगी। लेकिन अब इसको प्रदर्शन करोगे तो कैसे होगा प्रदर्शन, m से क्या बना है m डबल प्लस, तो आप इसी तरीके से लिखोगे कि m से बना m डबल प्लस, बिल्कुल सिंपल है। और खड़ी पाई लगाओगे बीच में जब दूसरा लिखोगे, इसका मतलब होता है लवण सेतु, और x डबल प्लस से क्या बना केवल x, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि केवल x बना। तो आप m और x से भी इस चीज को कर सकते हो। डेनियल सेल की प्रॉपर बात करें तो इसमें भी कर सकते हो। ये है सभी सेलों के लिए, जितने भी विद्युत रासायनिक सेल है, वोल्टीय सेल है या गैल्वेनिक सेल है, सबके लिए इस तरीके से। और पर्सनली यदि हम देखें तो ये किसके लिए है, डेनियल सेल के लिए। दोनों के लिए हमने समझा। अब देखो हम इसको नोट्स को पढ़ते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए एक बार में। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, पहले तो ये सब साफ कर देता हूँ। चलो अब देखो आपके सामने यहाँ पे प्रॉपर नोट्स हैं जिनको आपको बड़े ध्यान से समझना है। वोल्टीय सेल या गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन कैसे होता है मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये देखो इसका प्रदर्शन समझेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है, एक डेमो चित्र आप बना सकते हो। देखो ये ऊपर जो बना है ना, ये डेमो चित्र बना हुआ है। अब इसके अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई मेटल हमने लिया है जैसे कि एम, तो उसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, क्योंकि पहले हमने जो समझाया है वो किसी भी सेल के लिए हो सकता है। वो वोल्टीय सेल है लेकिन वो जरूरी नहीं है कि डेनियल सेल हो, वो कुछ भी कोई भी, और जो भी प्रकार हमने पढ़े हैं निकल वाला सिल्वर वाला, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते। तो सबसे पहले कोई भी धातु होगी तो उसका ऑक्सीकरण होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी जिससे M2+ बनेगा। इसी प्रकार कोई दूसरी धातु होगी जिसका 2+ साइन विलयन के अंदर रहेगा, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने त्यागे है वो ग्रहण कर लेगा और केवल धातु में अपचेत हो जाएगा। इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, इस क्रिया को अपचेत कहते हैं। तो समझ में आता है कि नहीं। अब देखो ये मेटल है, अब इसका प्रदर्शन कैसे किया है कि M से बना M2+, तो M से बना M2+, पहला सेगमेंट। फिर खड़ी पाई, X2+ से बना X, तो यहाँ पे X2+ से बना X। जब भी आयंस दिए गए हो तो आप AQ लिख सकते हो, यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो AQ। डेनियल सेल हो तो पर्सनली आप लिख सकते हो कि जिंक है, उसमें क्या होता है जिंक और कॉपर सेल है, क्योंकि डेनियल सेल में क्या होता है जिंक और कॉपर दोनों चीजें ही होती है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो Zn2+ बन गया, कॉपर प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी तो कॉपर बन गया। और प्रदर्शन कैसे किया आपने, जिंक से जिंक 2+ बना, जिंक से क्या बना जिंक 2+, और कॉपर प्लस से क्या बना कॉपर। इतना सिंपल है प्रदर्शन। अब इस चीज को यहाँ पे सेल अभिक्रिया के द्वारा भी दर्शाया गया है। ये देखो यदि 1m हो तो इस चीज को समझो, यदि 1m हो तो Zn2+, तो आपको क्लियर तो दिख रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा सा प्रीसेट कर देता हूँ। ये देखो अब तो क्लियर दिख रहा होगा ना। तो जिंक से क्या होगा Zn2+ और कॉपर से प्लस से बना कॉपर। लेकिन इसमें यदि 1m हो, इस तरीके से लिखा है, यदि क्या हो 1m हो, मैं आपको समझाना चाहूंगा। यदि 1m हो सांद्रता या सांद्रण केवल उसका लिखा जाएगा जो आयन में है, जिनके ऊपर प्लस लगे हैं।
इसके ऊपर प्लस लगा है तो इसके कोष्टक में लिख दिया। इसी तरीके से लिखा जाता है सामने 1m। कापर में प्लस लगा है तो इसी के इसके सामने लिखा जाएगा 1m। इस तरीके से होता है पूरी सेल रिएक्शन आप कर पाओ। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन है। हमें इलेक्ट्रोड विभव को थोड़ा अच्छे से समझना होगा। देखो इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, इसके लिए हमें एक पात्र की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक पात्र बना लेते हैं, एक छोटा सा पात्र बना लेते हैं। ठीक है, पात्र मतलब वो बर्तन जिसमें कोई भी सॉल्यूशन रखा होता है, कोई भी विद्युत अपघट्य रखा होता है, आप तो जानते ही होंगे। ठीक है, और हमने डेनियल सेल में ऐसे दो पात्र बनाए थे। इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ने के लिए एक पात्र ही काफी है, और इसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। देखो इलेक्ट्रोड विभव के लिए हमने एक पात्र ले लिया। अब इसमें हम कोई एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। पात्र के अंदर हमें कोई सॉल्यूशन लेना होगा तो हम वो विलयन पहले ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक विलयन हम ले लेते हैं। ये हमने इस तरीके से कोई भी हम एक विलयन हमने ले लिया। ठीक है, ये देखो, और इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया। तो इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम लगा देते हैं। बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोड का, बस ध्यान से समझो। ये इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब आप चाहो तो इस इलेक्ट्रोड के अंदर कुछ डिजाइन्स वगैरह भी बना सकते हो, जैसे कि ऐसे। तो इलेक्ट्रोड अलग दिखने लगता है कि हाँ ये इलेक्ट्रोड ही है। ये देखो, ये हमने इलेक्ट्रोड आप अपनी कॉपी में भी बना सकते हो। ध्यान से समझ रहे हो ना? ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है। अब इलेक्ट्रोड के लिए हम पर्टिकुलर कोई भी नाम दे सकते हैं। कोई भी धातु का इलेक्ट्रोड होगा तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एम धातु का कोई इलेक्ट्रोड है। जैसे जिंक धातु है, कापर धातु है, कुछ भी है तो उसको हम एम नाम दे देते हैं। एम का मतलब मेटल। तो कोई भी धातु का इलेक्ट्रोड है, जैसे कि जिंक, कापर, मैंने आपको बताया, क्रोमियम हो सकता है, लेड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एम धातु का हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड ले लिया और उसी का ये सॉल्यूशन है। जैसे कि जिंक का है तो जिंक सल्फेट भी हो सकता है, कापर का कापर सल्फेट हो सकता है। इस तरीके से हमने एक सेटअप जमाया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब अगर कभी कभी धातुएं क्या करती हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर प्लस आयन बनाती है, जैसे कि जिंक है। अगर हम धातु जिंक की बात करें तो जिंक क्या करता है? जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और Zn2 प्लस आयन बनाता है। क्लियर है कि नहीं? कभी कभी धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर लेती हैं, जैसे कि कापर 2 प्लस होता है तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है 2 इलेक्ट्रॉन। उसकी ये प्रकृति होती है और कापर धातु में अपचेत हो जाता है। दोनों चीजें पॉसिबल है एक धातु के साथ में। अभी हम समझेंगे जब इलेक्ट्रॉन वो त्यागती है, जिसे हम ऑक्सीकरण वाली स्टेज भी कहते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो होगा क्या कि जैसे एम धातु का कोई इलेक्ट्रोड है और अगर ये इस सॉल्यूशन के अंदर Mn प्लस बनाता है। क्या बनाता है? Mn प्लस। मतलब n क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे। क्योंकि कई धातु के जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, कई 2 त्यागते हैं, कई 3 भी त्यागते हैं। जैसे आयरन के अंदर देखा जाए तो आयरन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और 3 प्लस बनाता है। ठीक है, फेरस का। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि n का मतलब होता है कि जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तभी 3 प्लस आएंगे। चलो, ये बात भी आपको क्लियर हो जाती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसमें मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन के अंदर क्या कर रहा है? Mn प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है। Mn प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब ये Mn प्लस इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी रिएक्शन कैसी बनेगी उसको समझो। ये क्या कर रहा है कि सॉल्यूशन पहले तो था मेटल, लेकिन जब इसे सॉल्यूशन मिला तो सॉल्यूशन के अंदर ये Mn प्लस चला गया। जैसे कि जिंक जाता है Zn2 प्लस, तो Mn प्लस चला गया और जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन यदि अपने आयन बनाए हैं तो उतने ही इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। n इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, ऐसे समझो, n इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए। तो जो Mn प्लस है ये तो जाता है सॉल्यूशन के अंदर, तो इसको हम यहाँ से उठाएंगे और ये तो जाता है कहाँ? सॉल्यूशन के अंदर। तो ये यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे चला जाता है।
और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये इस चीज को समझो कि इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इस इलेक्ट्रोड में जमा होते जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जमा होते जा रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन। तो अलग से बना देते हैं, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। तो इलेक्ट्रॉन को हम अलग कलर के पेन से बनाएंगे। देखो Mn प्लस यहाँ गया तो जितने इलेक्ट्रॉन है N प्लस इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पर, इस तरीके से। अब अब देखो एक बार ये होगा, अब ये मेटल ने फिर Mn प्लस दिया, मतलब एक Mn प्लस इसने फिर दे दिया, इस तरीके से समझो, इसने एक Mn प्लस इसने फिर दे दिया, ऐसे समझो। जब इसने और Mn प्लस दे दिया, क्योंकि इसमें ढेर सारे Mn है, तो अब इसने एक Mn और दे दिया तो कुछ इलेक्ट्रॉन और इकट्ठे हो गए, है ना। तो देखो यहाँ पे प्लस बन गया, यहाँ पे माइनस। जहां आवेश अलग अलग होते हैं वहां पे विभवांतर उत्पन्न होगा, होगा कि नहीं। तो अभी का हम विभवांतर नहीं नापेंगे, अभी का विभवांतर नहीं नापेंगे। हालांकि विलयन के अंदर प्लस है और इलेक्ट्रोड में माइनस है, विलयन के अंदर प्लस है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड के चारों तरफ यहाँ पे प्लस प्लस से ये घिरा हुआ है, ऐसा भी बोल सकते हैं, और इस इलेक्ट्रोड पर माइनस है। लेकिन अभी का विभवांतर नापना सही नहीं होगा। पहले हम ये देखेंगे कि ये कंप्लीट पूरा, पहले पूरा Mn प्लस अपना पूरा दे दे एक बार में। तो ये क्योंकि ये हमेशा Mn प्लस देता नहीं रहता विलयन में, नहीं तो अनंत समय के लिए इसमें प्लस 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 भरते जाएंगे। एक ऐसी अवस्था आती है जब ये Mn प्लस देना बंद कर देता है विलयन में। क्यों देना बंद कर देता है? क्योंकि सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो Mn प्लस है, Mn प्लस जो है वो क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। यहां पे भी आ जाएगा, मतलब धन आवेश प्लस चार्ज बढ़ते ही जा रहे हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जो अगला Mn प्लस यहां से निकल के इसमें आना चाहता है, लेकिन बाकी सब मिलके इसको वापस धक्का दे देते हैं, ऐसे समझो। क्यों धक्का दे रहे हैं? ये बोल रहे हैं, ये सारे मिलके इसी प्लस से बोल रहे हैं कि यहां मत आओ, यहां जगह नहीं बची है, इतने सारे प्लस भर गए, अब मत आओ यहां पे। और दूसरी थ्योरी क्या है कि प्लस प्लस को रिपेल भी करता है। समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आप ही बताओ। समान आवेश है, एक प्लस है एक प्लस है, वो एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा ना, प्रतिकर्षित करेगा ना। तो इसलिए जो प्लस इसमें आने वाला होता है तो ये वापस इसको धक्का दे देती है। तो अब क्या करेगा, ये जो मेटल है, ये जो धातु का इलेक्ट्रोड है, ये अब प्लस साइन नहीं दे पा रहा, क्योंकि इसने सारा सॉल्यूशन प्लस में कर दिया और खुद नेगेटिव होता जा रहा है। ये प्लस 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 भरे हैं ना, तो इससे नेगेटिव नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आते गए इलेक्ट्रॉन आते गए इलेक्ट्रॉन आते गए, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरफ धन वाला क्षेत्र है और एक तरफ ऋण वाला क्षेत्र है। तो जब भी कभी याद रखिएगा, जब भी कभी प्लस प्लस बना हो, प्लस प्लस हो और दूसरी तरफ माइनस माइनस हो, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन दोनों के बीच में एक विभव उत्पन्न होता है। चूंकि ये विभव इलेक्ट्रोड के कारण हुआ है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और ये वाली जो स्थिति जिसमें प्लस आना बंद हो गए थे कि अब प्लस नहीं आएंगे, तो अब अपन विभव नाप सकते हैं, पहले नहीं नाप रहे थे। पहले के केस में क्या था कि अभी भी प्लस उसमें घुलते जा रहे थे, प्लस घुलते जा रहे थे, प्लस घुलते जा रहे थे, तो अपन रुके थे, अपन वेट कर रहे थे कि कब इसमें प्लस घुलना बंद करेंगे। और जब अपन ने देखा कि अगला प्लस आया तो है, लेकिन इन सब ने धक्का दे दिया, बाकी की जो सॉल्यूशन के अंदर प्लस है उनने धक्का दे दिया कि जाओ वापस। फिर अपन ने कहा कि हाँ अब ये साम्य अवस्था में आ गया। क्लियर, समझ में आया कि नहीं बताओ। अपन ने देखा कि हाँ अब ये साम्य अवस्था में आ गया है, तो चलो अब अपन विभव नाप लेते हैं। तो विभव कब माना जाता है बताइए। तो आपको साफ साफ लिखना है कि साम्यावस्था, इसको सही लिखेंगे, साम्यावस्था, साम्या, और अच्छे से लिख देंगे क्योंकि इसकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। साम्यावस्था, ये वाली जो स्थिति होती है इसे हम कहते हैं साम्यावस्था की स्थिति।
जब प्लस आना बंद हो गए। और साम्य अवस्था की स्थिति में इलेक्ट्रोड और उसके विलयन के मध्य, इलेक्ट्रोड और उसके विलयन के मध्य किस किस के मध्य है बताओ? इलेक्ट्रोड, अभी याद हो जाएगा पूरा, इलेक्ट्रोड और उसके विलयन के मध्य विभवांतर जो होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? इसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव बेसिकली यही होता है। अब इलेक्ट्रोड विभव भी दो प्रकार से हो सकता है। ये तो हमने एक सिंपल टर्म में समझा कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रोड विभव है इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं और प्लस बन रहा है। मतलब इस वाले केस में हुआ क्या है कि कोई मेटल था, इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए साम्य अवस्था की स्थिति में, मतलब ये वाला अभी रहेगा चिन्ह, और इसके बाद क्या हुआ कि Mn प्लस बन गया और Ne माइनस बन गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो ये वाला जो है, ये क्रिया जो है, ये क्रिया जो है इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड विभव होगा इसे बोलेंगे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ये वाला जो विभव, इसका नाम क्या है बताओ? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये एक टाइप का इलेक्ट्रोड विभव है। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है, एक तो ऑक्सीकरण वाला, अब ये अपचयन वाला भी हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है, इसको भी अच्छे से समझ लेना। इसको लगा देते हैं साइड। अब अपचयन वाला कैसे हो सकता है वो भी आप यहाँ पे अच्छे से देखिएगा। चलिए, तो मैं आपको थोड़ा सा वो वाला भी समझा के बताऊंगा। चलिए वापस चलते हैं। तो वो वाला कैसे हो सकता है वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। कभी कभी धातु, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पात्र ले लिया, ठीक है, पात्र तो ले ही लेते हैं यहाँ पे। ये देखो एक पात्र ले लिया, समझ में तो आ रहा है ना? ये पात्र ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा इस पात्र को इधर खिसका लेते हैं। ये पात्र है, और इसको ऊपर से थोड़ा सा हम खोल देंगे, और इसमें एक धातु का इलेक्ट्रोड ले लेंगे। ये एक धातु का इलेक्ट्रोड है जिसमें हम डिजाइन्स निकाल सकते हैं। आप भी एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं। ये देखो, ये हमने कुछ डिजाइन्स निकाले, ठीक है, ये देख लो आप, ये डिजाइन्स निकाल। अब ध्यान से समझना, इसके अंदर हम कोई सॉल्यूशन ले लेंगे। ये देखो, ये कोई सॉल्यूशन, बिलियन। अब मेटल के अंदर एक और टेंडेंसी होती है, उसकी एक और प्रकृति होती है कि जो मेटल है वो कभी कभी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करती है। कैसे करती है? इस मेटल, ये जो है, ये एक इलेक्ट्रोड है, लेकिन यहाँ पे कोई एक धातु आयन हो सकता है इस विलयन के अंदर। आप सभी जानते हैं Mn प्लस और Ne माइनस हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। या फिर Mn प्लस जरूर होगा किसी सॉल्यूशन के अंदर। कैसे? जैसे मान लो कॉपर सल्फेट का अगर ये विलयन होता तो कॉपर धातु का आयन होता कि नहीं इसके अंदर, क्योंकि कॉपर सल्फेट दो भागों में टूटता है, Cu डबल प्लस और SO4 डबल माइनस। टूटता है कि नहीं बताओ? दो भागों में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो इसके अंदर ये कॉपर क्या है? सर कॉपर तो एक धातु है,
धातु की इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटल, यानी कि एम। तो ये Mn प्लस नहीं होगा, धातु का प्लस मान लो, ये होगा कि नहीं। और इस इलेक्ट्रोड पर यदि इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इस इलेक्ट्रोड पर यदि क्या है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो क्या होगा, ये जो Mn प्लस है ये इस इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, तो सारे Mn प्लस इस विलयन के खत्म हो जाएंगे। जितने भी Mn प्लस हैं वो सब कहाँ चले गए, इन इलेक्ट्रॉन के पास। जब ये इन इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा विलयन ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब इस पे प्लस चले गए तो सारे चार्ज माइनस माइनस के बचेंगे, इसमें बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बताओ। इस तरीके से ये सारे चार्ज कैसे हो गए, माइनस माइनस के। और ये जो यहां से यहां जा रहे हैं तो ये डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो ये जीरो विभव पर हो जाएगा, तो इसकी तुलना में तो ये धनात्मक हो जाएगा ना। और जब इसकी तुलना में ये धनात्मक हो जाएगा तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल आ जाएगा, और इसे बोलते हैं, दोनों के बीच में पोटेंशियल आ जाएगा, इसे बोलते हैं कौन सा, इलेक्ट्रोड विभव। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव, लेकिन ये वाला होगा अपचयन, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ। नहीं हुआ क्लियर, हुआ है कि नहीं हुआ, आपको बताना है। यहाँ पे क्या हुआ है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, जिसे बोलते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये वाला अपचयन है। इसमें हुआ क्या है कि जो मेटल है उसके पहले Nn प्लस थे सॉल्यूशन के अंदर, उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, कुछ भी Ne माइनस मान लो, तो M धातु बन गई सॉलिड। ठीक है, तो इसमें विलयन हो गया पूरा नेगेटिव, और ये वाला हो गया जीरो, तो जीरो और नेगेटिव के बीच में भी यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो ये भी एक क्या बन गया, विभव, वो भी इलेक्ट्रोड विभव है। तो दो प्रकार के इलेक्ट्रोड विभव होते हैं, एक होता है यहाँ पे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और दूसरा होता है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसी चीज को मैं नोट्स के अंदर थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा, इधर देख लो आप एक बार। इलेक्ट्रोड विभव कब होता है, साम्य अवस्था में, मतलब जब पूरे प्लस आ जाते की स्थिति में इलेक्ट्रोड और उसके विद्युत अपघट्ट में उपस्थित आयनों के मध्य, देखो इलेक्ट्रोड और उसके विद्युत अपघट्ट में उपस्थित आयनों, तो प्लस माइनस वो आयन कहलाते हैं, तो आयनों के मध्य जो विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब यहाँ पे सेल का भी एक इलेक्ट्रोड विभव होता है, उसे भी हम निकालेंगे, लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा। अब देखो, एक होता है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ये वाला, एक होता है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ये वाला। देखो Mn प्लस दो इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए तो मेटल बना लिया, यहाँ पे देखो Mn प्लस दो इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, दोनों के चित्र आपके सामने बने हुए। अब देखो आगे, अब हम बात करने वाले हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो इलेक्ट्रोड विभव को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, देखो सबसे पहले तो जो कारक है वो प्रभावित करता है, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा के आपको बताएं, देखो ध्यान से समझना अच्छे से। जितने ज्यादा यहाँ पे आयंस आएंगे उतना ज्यादा ये सॉल्यूशन धनात्मक प्रकृति का होगा, यानी धन विभव पर होगा, और उतना ही ये उसके अपोजिट ऋण विभव पर होगा। तो इससे क्या होगा कि विभवांतर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, ये लिखना है कि जितने ज्यादा धातु के आयंस सॉल्यूशन के अंदर होंगे या कम होंगे, उससे विभव घटता या बढ़ता है, बस इतना ध्यान रखो। आयंस घटेंगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, उसका जो है इलेक्ट्रोड विभव भी परिवर्तित हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे आयन की प्रकृति अलग होती है, और दूसरा आयन की सांद्रता अलग होती है, आयन की सांद्रता अलग होती है, आयन की प्रकृति अलग होगी और सांद्रता अलग होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। ठीक है, तो प्रकृति क्या कहती है कि कितने प्लस बनाए, एक प्लस वाला धातु है कि दो प्लस वाला धातु है कि तीन प्लस वाला धातु है,
ये आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस वाला है कि 2 प्लस वाला है। जितना ज्यादा प्लस वाला होगा उतना ही ज्यादा विभव होगा। यहाँ पे तो हम बता सकते हैं कि उतना ही ज्यादा उसका पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव बनेगा। लेकिन सांद्रता से नहीं बता सकते कि ज्यादा होगा कि कम होगा, ये आपको ननसर्ट समीकरण बताएगा। तो सांद्रता किसी भी आयन, धातु आयन का जो आवेश होता है Mn+, जितने आयन होंगे, आयन की सांद्रता कोष्टक लगा के आपको रिप्रेजेंट करनी है। तो ये धातु आयन की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। कौन? इलेक्ट्रोड विभव। कम या ज्यादा के केस में हम ननसर्ट इक्वेशन लगाएंगे और उसको भी समझेंगे आगे कि कैसे हो जाती है। ठीक है, तो अभी और तीसरा जो होता है वो होता है ताप। ताप बढ़ाने पर भी विभव घटता बढ़ता है। तो ये अभी केवल हम इनकी चर्चा कर रहे हैं, है ना, इसी पे बेस्ड पूरा चैप्टर है आगे चल के, इसलिए केवल हम इसकी अभी क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपको एक अंदाजा लगे कि हाँ, इलेक्ट्रोड विभव को कौन डिस्टर्ब कर सकता है। आयन की प्रकृति, या धातु या धातु आयन की प्रकृति, ऐसा भी आप लिख सकते हो कि धातु कौन सी धातु है। जैसे अगर अपन यहाँ पे जिंक की बात करें तो जिंक क्या बनाती है, Zn2+ बनाती है। ठीक है, अब जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर भी 2+ बनाती है। लेकिन आयरन की यदि बात करें तो आयरन क्या बनाता है, 3+ बनाता है। तो धातु और उसके आयंस दोनों पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड विभव। जितने ज्यादा आयंस हो रहे हैं उसका इलेक्ट्रोड विभव उतना ज्यादा होगा, उससे प्रभावित होगा, सीधी सी बात है। तो तीन चीजों पर, आयन की धातु और धातु आयन की प्रकृति, धातु अलग अलग हो सकती है, मेटल अलग अलग हो सकती है, आयन की सांद्रता मतलब कितनी ज्यादा मात्रा है, कितनी ज्यादा मात्रा है, ये है आवेश, और ये मात्रा मतलब 1 लीटर के अंदर कितने, 1 लीटर के अंदर वो कितने घुले हुए हैं, वो होती है उसकी मात्रा। और ये है चार्ज, ये चार्ज बढ़ रहे हैं, 2 से 3 हो गया तो ये आयन की प्रकृति बढ़ रही है। अब इस चीज को समझो। अब तीसरा क्या होता है, ताप। ताप बढ़ाने से भी सॉल्यूशन के अंदर डिस्टरबेंस होगा, किस टाइप की अभिक्रिया होगी और उससे इलेक्ट्रोड विभव कैसे प्रभावित होगा, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा चैप्टर में। लेकिन इतना जरूर है कि ताप बढ़ाओगी तो इलेक्ट्रोड विभव भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रोड विभव भी क्या होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है। वो सब ननसर्ट समीकरण, सांद्रता की जो टॉपिक है वो ननसर्ट समीकरण से ही होगा। चलिए, तो ये वाला पूरा आंसर आपको अच्छे से याद कर लेना है और उम्मीद है कि ये पूरा अच्छे से आप कर लोगे। तो यहाँ पे आज हमने 3 क्वेश्चन अच्छे से समझे हैं।